दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है और जो इसका ट्रांसलेशन का प्रोसेस है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे। और दोस्तों जो भी मैं आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगा उसका मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, तो आप उन्हें अपने हिसाब से नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है रिस्पेक्ट एवरीवन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वर्ड है रिस्पेक्ट, ये वर्ब भी है और साथ में नाउन भी है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। यदि आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब होता है सम्मान करना या फिर आदर करना, और इसका ये नाउन भी है और इसका मतलब होता है सम्मान। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि ये जो वर्ड है रिस्पेक्ट, ये वर्ब होने के साथ साथ एक नाउन भी है, लेकिन इस वाक्य के अंदर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। रिस्पेक्ट एवरीवन मतलब सभी का सम्मान करें, सबका सम्मान करें। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई भी नया वर्ड मिले या फिर ग्रामर का कोई भी नया स्ट्रक्चर आपको मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे एक दिन, द किंग वॉज अपॉइंटिंग वेरियस एनिमल्स एट डिफरेंट पोस्ट। क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, द किंग वॉज अपॉइंटिंग। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य के अंदर वॉज या वर का प्रयोग करते हैं और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो जो इस तरह का वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है, यदि हमारा सब्जेक्ट कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है किंग, वो एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन की वजह से यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, द किंग मतलब कि राजा, वॉज अपॉइंटिंग। और दोस्तों अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, किसी व्यक्ति को किसी काम पर नियुक्त करने को अपॉइंट कहा जाता है। अपॉइंट इसकी फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी लगने के बाद ये फोर्थ फॉर्म बन जाएगी अपॉइंटिंग। जो राजा थे वो नियुक्त कर रहे थे वेरियस एनिमल्स। वेरियस मतलब अलग अलग, भैया भिन्न जो अलग अलग जो एनिमल्स थे, पशु थे, जानवर थे, उनको वो अपॉइंट कर रहे थे, मतलब नियुक्त कर रहे थे एट डिफरेंट पोस्ट। और दोस्तों ये पोस्ट का प्लूरल नाउन है, पोस्ट्स, इसका मतलब पदों पर। तो क्या मतलब हुआ? एट डिफरेंट पोस्ट, अलग अलग पदों पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एक दिन राजा क्या कर रहे थे? वॉज अपॉइंटिंग मतलब कि नियुक्त कर रहे थे वेरियस एनिमल्स, अलग अलग जानवरों को, अलग अलग पशुओं को, एट डिफरेंट पोस्ट, अलग अलग पदों पर। चलिए आगे देखिए। ही अपॉइंटेड चीता एज द आर्मी कमांडर बिकॉज ही वॉज द फास्टेस्ट रनर। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो वर्ड है अपॉइंटेड, ये अपॉइंट की सेकंड फॉर्म है। और जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जो कि पास्ट इंडेफिनेट में हो तो वहाँ पर यदि वाक्य अफर्मेटिव हो तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि पास्ट इंडेफिनेट में जब भी आप कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर आपको हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो अपॉइंट फर्स्ट फॉर्म है और ईडी लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म है अपॉइंटेड। तो क्या मतलब हुआ? ही अपॉइंटेड। और ये जो ही है वो राजा के लिए प्रयोग किया गया है। ही अपॉइंटेड मतलब उन्होंने नियुक्त किया। चीता को उन्होंने नियुक्त किया। एज द आर्मी कमांडर मतलब उन्होंने चीते को आर्मी कमांडर के रूप में नियुक्त किया। बिकॉज क्योंकि ही वॉज द फास्टेस्ट रनर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वर्ड है फास्टेस्ट, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये फास्ट की सुपरलेटिव डिग्री है और तीन तरह की डिग्रियां होती हैं। तो ये थर्ड डिग्री है इसकी, फास्ट की। फास्ट का मतलब तेज और फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज। तो ये फास्ट की सुपरलेटिव डिग्री है।
और इसका क्या मतलब हुआ, सबसे तेज, और रनर का मतलब दौड़ने वाला। तो इस लाइन का, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ही वॉज द फास्टेस्ट रनर, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर आप वॉज या वर का प्रयोग करें और साथ में कोई भी नाउन एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाएं, लेकिन आप किसी भी प्रकार की वर्ब का प्रयोग ना करें, तो इस तरह का जो भी वाक्य होगा वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज द फास्टेस्ट रनर, वो सबसे तेज दौड़ने वाला था। रनर मतलब दौड़ने वाला। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही अपॉइंटेड चीता एज द आर्मी कमांडर, मतलब उन्होंने चीते को आर्मी कमांडर के रूप में नियुक्त किया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज द फास्टेस्ट रनर, क्योंकि वो सबसे तेज दौड़ने वाला था। चलिए आगे देखिए। द वाइज एलिफेंट वॉज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है वॉज अपॉइंटेड, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कोई भी पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाना चाहते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो वहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और यहाँ भी इसको किया गया है। और ये यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वॉज का प्रयोग किया जाएगा। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पैसिव वॉइस के अंदर आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है, और ये थर्ड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, द वाइज, और वाइज एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समझदार। द वाइज एलिफेंट मतलब कि समझदार हाथी को वॉज अपॉइंटेड नियुक्त किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री के रूप में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द वाइज एलिफेंट वॉज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, जो वो मतलब कि जो समझदार हाथी था उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए आगे देखिए। इन द सेम वे, दोस्तों आप इस लाइन को नोट कर सकते हैं। इन द सेम वे का मतलब होता है उसी तरीके से या उसी तरह से। इन द सेम वे मतलब उसी तरह से। ऑल द एनिमल्स गॉट देयर पोस्ट, क्या मतलब हुआ, इन द सेम वे मतलब उसी तरह से, उसी तरीके से। ऑल द एनिमल्स मतलब सारे पशुओं को, सारे जानवरों को, गॉट देयर पोस्ट अपने अपने पद मिल गए। और ये गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट, और गेट का मतलब होता है मिलना, प्राप्त होना। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि उसी तरीके से सारे जानवरों को, सभी जानवरों को अपने अपने पद मिल गए। ओनली द रैबिट, द टॉर्टोइज एंड द डोंकी वर लेफ्ट, क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि ओनली द रैबिट मतलब सिर्फ खरगोश, द टॉर्टोइज और कछुआ, एंड द डोंकी और जो गधा था, वर लेफ्ट उन्हें छोड़ दिया गया। वर लेफ्ट मतलब वो बच गए। लेफ्ट का मतलब बचना, बचे होना। तो क्या मतलब है इस पूरी लाइन का कि सिर्फ जो खरगोश था, कछुआ था और जो डोंकी था, गधा था, वर लेफ्ट वो बच गए। चलिए आगे देखिए। ऑल द अदर एनिमल्स स्टार्टेड टीजिंग देम, क्या मतलब हुआ दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। टीज का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना या फिर छेड़ना। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये पास्ट का स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसका जब इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि कोई काम होने लगा। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप लगा लगाते हैं, मान लीजिए आप ऐसा वाक्य बनाते हैं जैसे वह दौड़ने लगा, मैं खेलने लगा, मतलब ऐसा कोई भी वाक्य जिसके लास्ट में लगा शब्द आए, लगा, लगी, लगे, तब आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना होता है। तो इस स्ट्रक्चर को मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ऑल द अदर एनिमल्स, अदर मतलब अन्य, ऑल द अदर एनिमल्स मतलब जो दूसरे अन्य जानवर थे, स्टार्टेड टीजिंग दैम उन्हें चिढ़ाने लगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर लगा, लगी, लगे शब्द लास्ट में आएगा, तब आपको वहाँ पर किस तरह से सेंटेंस बनाना है। पहले आपको सब्जेक्ट को मेंशन करना है, सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड, और स्टार्टेड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और दोस्तों ये जो दैम है, ये दैम का मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और ये उन तीन जानवरों के लिए यूज़ किया गया, रैबिट, टॉर्टोइज और डोंकी के लिए, और ये ऑब्जेक्ट है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ऑल द अदर एनिमल्स स्टार्टेड टीजिंग दैम मतलब जो अन्य सारे जानवर थे वो उन्हें चिढ़ाने लगे। चलिए आगे देखिए। द हॉर्स सैड, जो घोड़ा था, द हॉर्स उसने कहा, द रैबिट गेट्स स्केयर्ड इजिली, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है इसके अंदर आप कुछ सीख सकते हैं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और इस वाक्य के अंदर एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। मैं आपको बताता हूँ इस तरह का आप वाक्य कैसे बनाएंगे। मान लीजिए हमारा ये वर्ड है SCARED, इसको स्केयर्ड पढ़ते हैं जो कि एक एडजेक्टिव है, वैसे ये वर्ब है लेकिन यहाँ पर इसे
एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया क्योंकि एडजेक्टिव भी, और जब आप ऐसा कोई भी एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं जहां पर आप उसे वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, और यहाँ पर उसके लिए गेट का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। आप उस सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करके उसे यूज़ करके वाक्य को बना सकते हैं। तो गेट स्कैर्ड मतलब डर जाना, तो इस पूरी लाइन का। और दोस्तों यहाँ फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो हमेशा ही सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो जो रैबिट है ये सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द हॉर्स सेड, घोड़े ने क्या कहा? द रैबिट गेट्स स्केयर्ड इजिली। जो रैबिट होता है मतलब कि जो खरगोश होता है, गेट्स स्केयर्ड इजिली, वो आसानी से डर जाता है। द ज़ेब्रा सेड, ज़ेब्रा ने कहा द टॉर्टोइज टेक्स आवर्स टू मूव एन इंच। ज़ेब्रा ने क्या कहा कि जो टॉर्टोइज होता है मतलब कि कछुआ, टेक्स आवर्स, वो कई घंटे मतलब कि कई घंटे लेता है, टू मूव चलने में, एन इंच 1 इंच चलने में वो कई घंटे लेता है। चलिए आगे देखिए। द केमल सेड, और जो ये केमल का मतलब होता है ऊँट, जो द केमल सेड मतलब ऊँट ने कहा द डोंकी इज़ ए फूल, कि जो डोंकी गधा है, इज़ ए फूल, वो मूर्ख होता है। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों इसी तरह से ये उन जानवरों की मजाक उड़ा रहे थे। ऑल ऑफ देम सैड टुगेदर, ऑल ऑफ देम सैड टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ, ऑल ऑफ देम सैड टुगेदर मतलब सभी ने एक साथ कहा। दे आर ऑफ नो यूज मतलब ये किसी भी काम के नहीं है। दे कैन नॉट गेट एनी पोस्ट, दे कैन नॉट गेट एनी पोस्ट, और क्या मतलब हुआ? दे कैन नॉट गेट एनी पोस्ट, इन्हें कोई भी पद नहीं मिल सकता। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं। इस चित्र के अंदर अलग अलग जानवर हैं, ये कछुआ है, गधा है, खरगोश है, और भी दूसरे जानवर हैं, और यहाँ पर इनके राजा भी बैठे हुए हैं जो कि शेर हैं, और ये सभी को उनके मतलब सभी को उनके पदों पर नियुक्त कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन द लॉयन किंग्स सैड, क्या मतलब हुआ? बट द लॉयन किंग सैड, लेकिन जो शेर राजा था उसने कहा नो फ्रेंड्स मतलब कि दोस्तों नहीं। वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी को किसी भी प्रकार का सुझाव या सलाह देते हैं तब आपको शुड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और शुड का मतलब होता है चाहिए। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप उस वाक्य में कोई सुझाव या सलाह दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर शुड का प्रयोग आपको करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन मतलब हमें सबका सम्मान करना चाहिए, हमें सबका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। एवरीवन हैज़ यूनिक क्वालिटीज़, एवरीवन हैज़। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर आप ये शो करते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कुछ है तो वहाँ पर हैज़ का प्रयोग या फिर हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज़ लगाया जाता है। तो जो एवरीवन है ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया गया है, और यदि ये प्लूरल होता तो हैव लगाया जाता है, लेकिन ये फिलहाल सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का? एवरीवन हैज़ यूनिक क्वालिटीज़ मतलब हर किसी के अंदर एक अलग तरह के गुण होते हैं। क्वालिटी मतलब गुण, मतलब हर किसी में अलग अलग तरह के गुण होते हैं। द रैबिट विल बी आवर मैसेंजर, जो ये रैबिट है मतलब खरगोश, विल बी आवर मैसेंजर वो हमारा संदेश वाहक होगा। बिकॉज क्योंकि ही इज़ अ फास्ट रनर मतलब वो ही इज़ अ फास्ट रनर मतलब वो एक तेज़ दौड़ने वाला है। द टॉर्टोइज कैन हाइड, जो टॉर्टोइज एक कछुआ है, कैन हाइड वो छुप सकता है। एंड स्पाई, और स्पाई मतलब का मतलब जासूस या जासूसी करना, और यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। स्पाई मतलब जासूसी करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द टॉर्टोइज कैन हाइड एंड स्पाई ऑन द बॉर्डर मतलब जो कछुआ है वो छुप सकता है और वो जासूसी कर सकता है ऑन द बॉर्डर सरहद पर। द डोंकी कैन यूज़ हिज लाउड वॉइस, और ये जो डोंकी है जो गधा है कैन यूज़ हिज लाउड वॉइस वो अपनी भारी आवाज़ को इस्तेमाल कर सकता है, भारी आवाज़ का इस्तेमाल कर सकता है एज ए बिगुल कॉल के रूप में। और दोस्तों बिगुल कॉल का मतलब होता है जो सेना वगैरह में जो संदेश वगैरह प्रसारित किए जाते हैं उन्हें बिगुल कॉल कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। 10 इस प्रकार
ऑल द एनिमल्स लर्नड अ न्यू लेसन दैट एवरी वन इज इंपॉर्टेंट। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये लर्न की सेकंड फॉर्म है लर्नड, इसका मतलब होता है सीखना या फिर याद करना, और यहाँ पर इसको सीखने के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का, दस इस प्रकार ऑल द एनिमल्स मतलब सारे जानवर सारे पशु लर्नड सीख गए अ न्यू लेसन एक नया सबक दैट की, और वो क्या सबक था, सबक था एवरी वन इज इम्पॉर्टेंट मतलब कि हर कोई महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों ये एक आज की बहुत छोटी सी और बहुत प्यारी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जो इस कहानी का जो मैसेज है, जो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जैसा हमने देखा इस कहानी के अंदर, उसी तरह से कई बार हम अपने जीवन में कई बार कुछ लोगों को अनदेखा कर देते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, हम उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी एक सही बात है, कई बार बहुत से साधारण से दिखने वाले लोग बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं। तो हमें किसी को भी पहली बात ये कि सभी का सम्मान करना चाहिए, और किसी को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी कोई ना कोई गुण जरूर होता है। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव। और दोस्तों कहानी के माध्यम से अगर आपने आज कोई नया वर्ड सीखा हो इस कहानी से, और या फिर आप इस कहानी के बारे में कोई और मॉरल देना चाहें तो आपका बहुत ही स्वागत है, ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।